काम की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बिजनेस स्ट्रैटेजी के एक कह सकते बहुत ही जरूरी पहलू पर या यूं कहें कि एक सवाल पर बात करेंगे। हाँ, वो सवाल ये है कि किसी भी इंडस्ट्री में जो असली कंपटीशन होता है उसको ठीक से कैसे समझें, उसका विश्लेषण कैसे करें। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर मैनेजर्स क्या सोचते हैं। हाँ, वो यही सोचते हैं कि कंपटीशन बस वही है जो सामने दिख रहा है, उनके जाने पहचाने राइवल्स। एग्जैक्टली। लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। मुनाफे के लिए जो होड़ होती है वो कहीं ज्यादा बड़ी पिक्चर है। सही कहा। इसमें सिर्फ वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है, इसमें 4 और ताकतें भी शामिल हैं। कौन कौन सी? एक तो है ग्राहक यानी कस्टमर्स, फिर सप्लायर्स यानी आपूर्तिकर्ता, तीसरे वो जो इंडस्ट्री में नए आ सकते हैं पोटेंशियल एंट्रेंट्स, और चौथे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, मतलब वो जो आपके प्रोडक्ट का काम किसी और तरह से कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन पांचों ताकतों को समझने के लिए माइकल ई पॉटर का एक बड़ा मशहूर फ्रेमवर्क है। 5 फोर्सेस मॉडल। जी हाँ, 5 फोर्सेस। आज हमारी चर्चा काफी हद तक इसी फ्रेमवर्क पर आधारित होगी, जो पॉटर के क्लासिक लेख द 5 कम्पिटिटिव फोर्सेस दैट शेप स्ट्रैटेजी से ली गई है। तो आज हमारा इरादा क्या है? इस फ्रेमवर्क को समझना। हाँ, समझना और ये देखना कि ये कैसे किसी इंडस्ट्री की जो लंबे समय तक मुनाफा कमाने की क्षमता होती है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, उसे कैसे तय करता है और स्ट्रैटेजी बनाने में कैसे मदद कर सकता है। और ये डिस्कशन खास तौर पर एमबीए स्टूडेंट्स और जो बिजनेस मैनेजर्स हैं उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर है या कोल्ड ड्रिंक्स है, ये इंडस्ट्रीज लगातार ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। हाँ, जबकि दूसरी तरफ एयरलाइंस हैं, टेक्सटाइल्स हैं, वहां उतना मार्जिन नहीं दिखता। सही। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब अक्सर उस इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में, उसके ढांचे में छिपा होता है, और वो ढांचा यही 5 ताकतें मिलकर बनाती हैं। अच्छा, तो चलिए इसी को आज जरा खोलते हैं, विस्तार से समझते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। जैसा हमने कहा, कंपटीशन सिर्फ राइवल्स के बीच नहीं है, ये 5 ताकतों का खेल है। एक बार फिर से गिना दीजिए। हाँ, पहली मौजूदा कॉम्पिटिटर्स के बीच की लड़ाई, जिसे राइवलरी कहते हैं। दूसरी, नए खिलाड़ियों के आने का खतरा, यानी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है। तीसरी, सप्लायर्स की मोलभाव करने की शक्ति, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। चौथी, खरीदारों की मोलभाव करने की शक्ति, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। और पांचवी? और पांचवी, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का खतरा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ओके। और देखिए, ये पांचों ताकतें मिलकर तय करती हैं कि कोई इंडस्ट्री लंबे समय में, मतलब लॉन्ग रन में, कितना मुनाफा कमा पाएगी, उसकी प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है। और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि इंडस्ट्री नई है या पुरानी, हाई टेक है या लो टेक। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। ये स्ट्रक्चर की बात है। जैसे आपने एयरलाइंस का उदाहरण दिया, वहां ये पांचों ताकतें बहुत मजबूत हैं, एक दूसरे पर दबाव डालती हैं। हाँ, इसीलिए प्रॉफिट कम रहता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर ले लीजिए, या सॉफ्ट ड्रिंक्स या कॉस्मेटिक्स, वहां ये ताकतें उतनी तीव्र नहीं है, थोड़ी सौम्य है, इसीलिए वहां हाई प्रॉफिट की गुंजाइश बनती है। तो ये जो इंडस्ट्री का ढांचा है, ये स्ट्रक्चर, इसको समझना इतना जरूरी क्यों है? मतलब एक मैनेजर के लिए इसकी क्या अहमियत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इससे ये समझ आता है कि इंडस्ट्री में अगर पैसा बन रहा है तो क्यों बन रहा है। अच्छा। या अगर नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा, उसकी जड़ें क्या हैं। अच्छा, यानी वजह पता चलती है। हाँ, और फिर ये भविष्य का अंदाजा लगाने में भी मदद करता है कि आगे चल के कंपटीशन कैसा रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी किधर जा सकती है। और शायद सबसे अहम बात, ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक बेसलाइन देता है। स्ट्रैटेजी कैसे? कि भाई कंपनी को अपनी रणनीति कैसे बनानी चाहिए, इन ताकतों से कैसे बचना है, या फिर क्या इन ताकतों को अपने फायदे के लिए मोड़ा जा सकता है। ये सवाल उठते हैं। मतलब सिर्फ अपनी कंपनी की पोजीशन के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री की सेहत का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। एक हेल्दी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बनाए रखना या उसे बनाने में मदद करना भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इन प्रतिस्पर्धी शक्तियों से बचना और उन्हें अपने पक्ष में ढालना, यही तो स्ट्रैटेजी का कोर है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इन ताकतों को जरा गहराई से समझते हैं। पहली ताकत से शुरू करते हैं, नए खिलाड़ियों के आने का खतरा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। हाँ,
नए कॉम्पिटिटर्स जब आते हैं तो वो अपने साथ नई कैपेसिटी लाते हैं, वो मार्केट शेयर चाहते हैं। जाहिर है इससे कीमतों पर, लागत पर, निवेश पर सब पर दबाव पड़ता है। बिल्कुल। उदाहरण सोचिए, पेप्सी जब पानी के बिजनेस में आई, या माइक्रोसॉफ्ट जब इंटरनेट ब्राउजर लेकर आया, या एप्पल जब म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन में उतरा। ये सब नए एंट्रेंट्स थे अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में। और ये खतरा इंडस्ट्री की जो ओवरऑल प्रॉफिट कमाने की क्षमता है उस पर एक तरह की लिमिट लगा देता है ना। हाँ बिल्कुल। और मजे की बात यह है, जैसा पॉटर कहते हैं, कि सिर्फ खतरा ही काफी है प्रॉफिटेबिलिटी को नीचे रखने के लिए। जरूरी नहीं कि कोई सच में घुस ही जाए। अगर घुसने का डर बना हुआ है तो मौजूदा कंपनियां संभल कर चलती हैं। अच्छा, और ये खतरा किन बातों पर निर्भर करता है? दो मुख्य बातें हैं। पहली, इंडस्ट्री में घुसने में रुकावटें कितनी हैं, जिन्हें हम एंट्री बैरियर्स कहते हैं। ये दीवारें कितनी ऊंची हैं। और दूसरी बात, जो मौजूदा कंपनियां हैं यानी इनकम्बेंट्स, उनसे किस तरह के पलटवार की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड रिटेलिएशन क्या होगा। एंट्री बैरियर्स, ये क्या क्या हो सकते हैं? मतलब ये दीवारें किस चीज की बनी होती हैं? कई तरह की होती हैं। पॉटर ने 7 प्रमुख बैरियर्स बताए हैं। ये MBA स्टूडेंट्स और मैनेजर्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। पहला है सप्लाई साइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सप्लाई साइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जो कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं, उनकी प्रति यूनिट लागत कम होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फिक्स कॉस्ट को ज्यादा यूनिट्स पे फैला पाती हैं, ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर पाती हैं, सप्लायर्स से बेहतर शर्तें ले पाती हैं। जैसे इंटेल को देखिए चिप मैन्युफैक्चरिंग में, या बड़ी डिलीवरी कंपनियों को अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में। ठीक है, पहला हुआ स्केल का फायदा। दूसरा है डिमांड साइड बेनिफिट्स ऑफ स्केल। डिमांड साइड बेनिफिट्स ऑफ स्केल, जिसे नेटवर्क इफेक्ट्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने की ग्राहक की इच्छा तब बढ़ती है जब उसे ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हाँ बिल्कुल। या पुराने जमाने में IBM पर भरोसा, या जैसे eBay, जितने ज्यादा बेचने वाले उतने ज्यादा खरीदने वाले आएंगे, और जितने खरीदने वाले उतने बेचने वाले। ये एक नेटवर्क इफेक्ट है। तीसरा है कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट्स। मतलब ग्राहक को अगर सप्लायर बदलना है तो उसे कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, पैसे के रूप में या फिर मेहनत और समय के रूप में। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने SAP का ERP सॉफ्टवेयर लगा रखा है। अब अगर उसे बदलना है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर का खर्चा नहीं है, अपने कर्मचारियों को दोबारा ट्रेनिंग देनी होगी, अपने प्रोसेस बदलने पड़ सकते हैं, डेटा माइग्रेट करना होगा। ये सब स्विचिंग कॉस्ट है। जितनी ज्यादा ये कॉस्ट, उतना मुश्किल नए प्लेयर के लिए ग्राहक तोड़ना। समझ गया। चौथा है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मतलब इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए कितना पैसा चाहिए। ये सिर्फ फैक्ट्री या मशीनरी लगाने के लिए नहीं है। और किस लिए? आपको इन्वेंट्री बनानी है, ग्राहकों को उधार देना पड़ सकता है, शुरुआती घाटे झेलने पड़ सकते हैं, विज्ञापन और R&D पर खर्च करना पड़ता है। कुछ इंडस्ट्रीज में ये जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं जो हर किसी के लिए पूरी करना मुमकिन नहीं। हाँ, ये तो है। पांचवा है इनकम्बेंसी एडवांटेजेस इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। मतलब पुराने खिलाड़ियों के पास साइज के अलावा भी कुछ ऐसे फायदे होते हैं जो नए आने वालों के पास नहीं होते। जैसे उनके पास कोई खास टेक्नोलॉजी हो सकती है, कच्चे माल तक उनकी बेहतर पहुंच हो सकती है, किसी अच्छी लोकेशन पर उनका कब्जा हो सकता है, उनकी ब्रांड पहचान बहुत मजबूत हो सकती है, या उनके पास सालों का तजुर्बा हो सकता है जिससे वो ज्यादा कुशल हो। छठा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक असमान पहुंच। नए प्लेयर को अपना माल ग्राहक तक पहुंचाना तो होगा, है ना? हाँ। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन के जो रास्ते हैं, होलसेलर, रिटेलर, वो लिमिटेड है और उन पर पुरानी कंपनियों का कब्जा है, तो नए के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे या तो उन चैनल्स को बाईपास करने का तरीका ढूंढना होगा, जैसे ऑनलाइन बेचना, या अपने खुद के चैनल बनाने होंगे, जो महंगा और मुश्किल काम है। और सातवां और आखिरी बैरियर है प्रतिबंधात्मक सरकारी नीति, रिस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब सरकार के नियम कानून, कहीं लाइसेंस चाहिए होता है, कहीं विदेशी निवेश पर रोक होती है। सरकार की नीतियां बाकी बैरियर्स को और मजबूत भी कर सकती हैं, जैसे पेटेंट कानून, या कमजोर भी कर सकती हैं, जैसे सब्सिडी देकर। तो ये तो हो गए एंट्री बैरियर्स। आपने दूसरी बात कही थी एक्सपेक्टेड रिटेलिएशन, यानी पलटवार का डर। ये क्या है? हाँ, मतलब नए आने वाले को ये भी सोचना पड़ता है कि अगर मैं घुसा तो पुरानी कंपनियां चुप बैठेंगी या लड़ेंगी। और लड़ने का डर कब ज्यादा होता है? ये डर तब ज्यादा होता है जब पुरानी कंपनियों ने पहले भी नए आने वालों से जोरदार मुकाबला किया हो।
जब उनके पास लड़ने के लिए संसाधन हो, पैसा, प्रोडक्शन कैपेसिटी, चैनल पर कंट्रोल, जब वो कीमतें गिराने की हिम्मत रखती हो, खासकर अगर उनकी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, और जब इंडस्ट्री की ग्रोथ धीमी हो, क्योंकि तब उन्हें अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। तो ये हुई पहली ताकत, नए एंट्रेंस का खतरा और उसे रोकने वाले बैरियर्स। अब दूसरी ताकत पर आते हैं, सप्लायर्स की पावर, यानी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ये कैसे काम करती है? देखिए, जो सप्लायर्स शक्तिशाली होते हैं वो इंडस्ट्री से ज़्यादा वैल्यू खींच सकते हैं। कैसे? या तो वो ज़्यादा कीमत वसूलेंगे, या फिर क्वालिटी या सर्विस को लिमिट कर देंगे, या फिर अपनी कॉस्ट का बोझ इंडस्ट्री के प्लेयर्स पर डाल देंगे। इसमें लेबर सप्लायर्स भी शामिल हैं, यानी मजदूर यूनियन वगैरह। इसका कोई उदाहरण? माइक्रोसॉफ्ट का पीसी बनाने वाली कंपनियों पर जो दबदबा है वो क्लासिक केस है। वो अपनी शर्तों पर ऑपरेटिंग सिस्टम बेचते हैं और पीसी मेकर्स को मानना पड़ता है। तो सप्लायर ग्रुप ताकतवर कब होता है, किन स्थितियों में? कई स्थितियां हैं। पहली, जब सप्लायर इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जिसे वो बेच रही है, मतलब सप्लायर कम हो और खरीदार ज्यादा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट बनाम बहुत सारे पीसी असेंबलर्स। बिल्कुल। दूसरी, जब वो सप्लायर ग्रुप अपने रेवेन्यू के लिए उस खास इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा निर्भर ना हो, मतलब उनके पास बेचने के लिए और भी ग्राहक हों। ओके। तीसरी, जब इंडस्ट्री के प्लेयर्स को सप्लायर बदलने में स्विचिंग कॉस्ट आती हो। मान लीजिए आपने किसी सप्लायर के हिसाब से अपनी मशीनें सेट कर लीं, या आपके कर्मचारियों ने उसी के सिस्टम पर काम करना सीख लिया। अब सप्लायर बदलना महंगा पड़ेगा। हाँ, जैसे वो स्टॉक मार्केट वाले ब्लूमबर्ग टर्मिनल, एक बार आदत पड़ जाए तो बदलना मुश्किल। सही। चौथी, जब सप्लायर्स जो चीज़ दे रहे हैं वो डिफरेंशिएटेड हो, यानी दूसरों से अलग हो, जैसे पेटेंट वाली दवाएं जेनेरिक दवाओं के मुकाबले। पांचवी, जब सप्लायर जो दे रहा है उसका कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट या विकल्प मौजूद ना हो। सोचिए, एयरलाइंस को ट्रेन्ड पायलट चाहिए ही चाहिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और छठी कंडीशन? छठी, जब सप्लायर ग्रुप ये धमकी दे सके कि वो खुद उस इंडस्ट्री में उतर जाएगा जिसमें उसके ग्राहक है, मतलब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का खतरा हो। अच्छा, तो ये सप्लायर्स की पावर हुई। अब तीसरी ताकत, जो इसी का दूसरा पहलू है, खरीदारों की पावर, यानी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। हाँ, ये बिल्कुल सप्लायर पावर का आईना है। जैसे सप्लायर ज्यादा वैल्यू खींच सकते हैं, वैसे ही शक्तिशाली खरीदार भी खींच सकते हैं। वो कैसे? वो कीमतें कम करने के लिए दबाव डालेंगे, या फिर बेहतर क्वालिटी या ज्यादा सर्विस की मांग करेंगे, जिससे बनाने वाले की कॉस्ट बढ़ जाएगी, या फिर वो कॉम्पिटिटर्स को आपस में भिड़वाएंगे कि कौन मुझे सस्ती डील देता है। तो खरीदारों की मोलभाव करने की ताकत कब ज्यादा होती है, उनका लेवरेज कब बढ़ता है? पहला, जब खरीदार कम हो लेकिन हर खरीदार बहुत बड़ी मात्रा में खरीदता हो, खासकर ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जैसे टेलीकॉम इक्विपमेंट या ऑफशोर ड्रिलिंग। वहां बड़े खरीदार बहुत शक्तिशाली होते हैं। ठीक है। और दूसरा, जब इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी हद तक स्टैंडर्डाइज्ड हो, मतलब एक जैसे हों, उनमें ज्यादा फर्क ना हो, तब खरीदार आसानी से एक सप्लायर को छोड़कर दूसरे के पास जा सकता है। यानी स्विचिंग कॉस्ट कम हो। हाँ, ये तीसरा पॉइंट है, जब खरीदारों के लिए सप्लायर बदलने की स्विचिंग कॉस्ट कम हो। चौथा, जब खरीदार ये धमकी दे सकें कि वो ये चीज़ खुद ही बनाना शुरू कर देंगे, मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक या बियर कंपनियां कई बार अपनी पैकेजिंग खुद बनाने लगती हैं। बिल्कुल सही। ये तो हुई उनकी मोलभाव करने की ताकत, लेकिन एक और चीज़ है, खरीदार कीमत को लेकर कितने संवेदनशील हैं। बायर प्राइस सेंसिटिविटी। हाँ, ये भी जरूरी है। खरीदार कीमत पर ज्यादा ध्यान कब देते हैं? पहला, जब वो जो चीज़ खरीद रहे हैं वो उनकी कुल लागत या उनके कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा हो। जैसे घर खरीदने वाला इंसान होम लोन की ब्याज दर को लेके बहुत संवेदनशील होगा। सही। दूसरा, जब खरीदार खुद कम मुनाफा कमा रहा हो, या उसके पास कैश की कमी हो, या किसी और वजह से उस पे अपनी खरीद की लागत कम करने का दबाव हो। तीसरा, जब खरीदार के अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी पर इंडस्ट्री के इस प्रोडक्ट से ज्यादा असर न पड़ता हो। मतलब अगर ये इनपुट बहुत क्रिटिकल नहीं है तो वो कीमत पर ज्यादा फोकस करेगा। हाँ, और चौथा, जब इंडस्ट्री का प्रोडक्ट खरीदार की दूसरी कॉस्ट पर ज्यादा असर न डालता हो, तब वो सिर्फ कीमत देखेगा। लेकिन इसका उल्टा भी होता है। कैसे? अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो खरीदार की परफॉर्मेंस को बहुत सुधार सकता है, या उसकी लेबर कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट को काफी कम कर सकता है, तो खरीदार उसकी कीमत पर उतना ध्यान नहीं देगा, भले ही वो महंगा हो। जैसे अच्छी टैक्स अकाउंटिंग सर्विस, या ऑयल इंडस्ट्री में वेल लॉगिंग सर्विस,
या फिर अगर उस प्रोडक्ट का खराब होना बहुत महंगा पड़ सकता हो, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अच्छा, एक सवाल, जो बीच के ग्राहक होते हैं जैसे रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके बारे में क्या? उनकी पावर कैसे देखें? वो उनका विश्लेषण भी बाकी खरीदारों की तरह ही होता है। उनमें भी वही मोल भाव करने की ताकत और कीमत संवेदनशीलता वाले फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उनके पास एक अतिरिक्त ताकत हो सकती है। वो क्या? वो एंड कस्टमर, यानी आखिर में खरीदने वाले के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का रिटेलर, वो आपको किसी खास ब्रांड का टीवी या फोन खरीदने के लिए मना कर सकता है। हाँ, ये तो होता है। तो कंपनियां से कैसे निपटती हैं? वो रिटेलर्स के साथ खास समझौते कर सकती हैं, या फिर सीधे एंड कस्टमर को मार्केटिंग कर सकती हैं, या फिर कंपोनेंट ब्रांडिंग का सहारा ले सकती हैं, जैसे इंटेल इनसाइड या स्टेन मास्टर कारपेट। ठीक है, अब आते हैं चौथी ताकत पर, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का खतरा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। हाँ, सब्स्टिट्यूट क्या है? कोई ऐसी चीज जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का काम वैसा ही या उससे मिलता जुलता काम किसी अलग तरीके से कर दे। उदाहरण, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने हवाई यात्रा को कुछ हद तक सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लास्टिक ने कई जगह पर एल्यूमिनियम को सब्स्टिट्यूट किया, ईमेल ने एक्सप्रेस मेल या फैक्स को। और ये सब्स्टिट्यूट कभी-कभी बिल्कुल अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल, जैसे लॉन की देखभाल करने वाली सर्विस का सब्स्टिट्यूट मल्टी फैमिली होम में शिफ्ट हो जाना भी हो सकता है। या फिर एक और सब्स्टिट्यूट है कुछ न खरीदना या खुद ही कर लेना। इन्हें अनदेखा करना आसान होता है क्योंकि ये कई बार बिल्कुल अलग दिखते हैं। और जब सब्स्टिट्यूट का खतरा ज्यादा होता है तो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है? जाहिर है असर पड़ता है। ये इंडस्ट्री की कीमतों पर एक तरह की ऊपरी सीमा लगा देता है। अगर कीमतें बहुत बढ़ाएं तो ग्राहक सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाएंगे। इससे मुनाफा कम हो जाता है। जैसे डिजिटल फोटोग्राफी ने फिल्म इंडस्ट्री के साथ किया, कोडैक, फूजी जैसी कंपनियों को कितनी मुश्किल हुई। बिल्कुल, या इंटरनेट बेस्ड फोन सर्विसेज ने ट्रेडिशनल लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स को चुनौती दी। या आजकल वीडियो ऑन डिमांड और नेटफ्लिक्स ने वीडियो रेंटल स्टोर्स का क्या हाल किया है। ये अच्छे समय में भी मुनाफे को लिमिट कर सकते हैं। तो ये खतरा ज्यादा कब होता है? दो मुख्य बातें। पहला, जब सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के मुकाबले कीमत और परफॉर्मेंस का एक आकर्षक ट्रेड ऑफ पेश करता हो। मतलब या तो वह सस्ता हो और ठीक ठाक काम कर दे, या उतनी ही कीमत पर बेहतर काम करे, या फिर थोड़ा महंगा होकर बहुत ही अच्छा काम करे, जैसे इंटरनेट फोन सेवाएं या ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग। और दूसरी बात, जब खरीदार के लिए उस सब्स्टिट्यूट पर स्विच करना आसान हो, मतलब स्विचिंग कॉस्ट कम हो, जैसे ब्रांडेड दवा से जेनेरिक दवा पर स्विच करना आसान होता है। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपनी इंडस्ट्री पर ही नहीं बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है उस पर भी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी में बदलाव नए सब्स्टिट्यूट पैदा कर सकते हैं या मौजूदा सब्स्टिट्यूट के प्राइस परफॉर्मेंस को बदल सकते हैं। जैसे प्लास्टिक ने ऑटो पार्ट्स में स्टील की जगह लेनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में जो ट्रेंड चल रहे हैं वो भी सब्स्टिट्यूट के खतरे को बदल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पांचवीं और आखिरी ताकत पर, जो शायद सबसे जानी पहचानी है, मौजूदा प्रतिस्पर्धियों के बीच की लड़ाई, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। हाँ, ये वो कंपटीशन है जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। इसमें क्या क्या आता है? प्राइस डिस्काउंट्स देना, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, जोरदार विज्ञापन अभियान चलाना, सर्विस को बेहतर करना। और जब ये राइवलरी, ये लड़ाई बहुत ज्यादा होती है तो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। बिल्कुल। अब ये राइवलरी कितनी नुकसानदायक होगी, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहली, कंपटीशन की तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, और दूसरी, कंपटीशन का आधार क्या है, मतलब लड़ाई किस बात पर हो रही है। ये जब कॉम्पिटिटर्स कई सारे हों या वो साइज और ताकत में लगभग बराबर हों, तब किसी के लिए हावी होना मुश्किल होता है। और जब इंडस्ट्री की ग्रोथ धीमी हो, क्योंकि तब मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए एक दूसरे से छीनना पड़ता है। जब इंडस्ट्री से बाहर निकलना मुश्किल हो, यानी एग्जिट बैरियर्स ऊंचे हों, जैसे किसी ने बहुत खास तरह की मशीनरी लगा रखी है जो कहीं और काम नहीं आ सकती, या मैनेजमेंट भावनात्मक रूप से बिजनेस से जुड़ा है। ऐसी स्थिति में कमजोर कंपनियां भी टिकी रहती हैं और प्राइस वॉर वगैरह करके हेल्दी कंपनियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। और कोई फैक्टर? हाँ, जब कॉम्पिटिटर्स बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड हों और लीडरशिप चाहते हों, खासकर अगर उनके लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना ना हो, जैसे सरकारी कंपनियां या किसी बड़े ग्रुप की इकाइयां। और आखिर में, जब कंपनियां एक दूसरे के इरादों या संकेतों को ठीक से समझ नहीं पाती,
शायद वो एक दूसरे के लिए नए हों या उनके लक्ष्य और सोचने का तरीका बहुत अलग हो। ठीक है, ये तो है इंटेंसिटी की बात। अब दूसरा पहलू कंपटीशन का आधार क्या है, मतलब लड़ाई किस चीज पर हो रही है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लड़ाई मुख्य रूप से दो तरह की हो सकती है। एक है कीमत पर लड़ाई, प्राइस कंपटीशन। और ये सबसे खराब है ना? अक्सर हाँ, ये सबसे विनाशकारी हो सकती है क्योंकि इसमें जो भी फायदा होता है वो सीधा कॉम्पिटिटर से निकलकर ग्राहक के पास चला जाता है। इसकी नकल करना बहुत आसान है। अगर एक ने दाम घटाए तो दूसरा भी घटा सकता है। इससे बदला लेने की होड़ शुरू हो जाती है और ये ग्राहकों को भी सिर्फ कीमत पर ध्यान देने की ट्रेनिंग दे देता है। बाकी चीजें जैसे क्वालिटी या सर्विस पीछे छूट जाती हैं। ये प्राइस वॉर कब ज्यादा होने की संभावना होती है? जब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लगभग एक जैसे हों और ग्राहकों के लिए स्विच करना आसान हो, जैसे एयरलाइंस। जब फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो और मार्जिनल कॉस्ट कम हो, जैसे बेसिक रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज। जब कैपेसिटी को बड़े बड़े टुकड़ों में ही बढ़ाना पड़ता हो, या जब प्रोडक्ट जल्दी खराब होने वाला हो, जैसे ताज़ा खाना या फैशन आइटम या होटल के कमरे। तो अगर कीमत पर लड़ाई खराब है तो अच्छा क्या है? दूसरी तरह की लड़ाई है नॉन प्राइस कंपटीशन, मतलब कीमत के अलावा दूसरी चीजों पर मुकाबला करना। जैसे प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके साथ मिलने वाली सपोर्ट सर्विस, डिलीवरी कितनी तेज है, ब्रांड की इमेज कैसी है। इस तरह के कंपटीशन से प्रॉफिटेबिलिटी को कम नुकसान पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ये ग्राहक के लिए वैल्यू बढ़ा सकता है और शायद कंपनियां इसके लिए ज्यादा कीमत भी वसूल पाएं। ये सब्स्टिट्यूट के मुकाबले आपके प्रोडक्ट को बेहतर बना सकता है या नए आने वालों के लिए एंट्री बैरियर भी खड़े कर सकता है। इसमें वो पॉजिटिव सम बनाम जीरो सम वाली बात भी आती है। हाँ, जीरो सम कंपटीशन वो है जहां एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। ये प्राइस कंपटीशन में आम है, जबकि पॉजिटिव सम कंपटीशन तब होता है जब हर कॉम्पिटिटर अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता है। कोई कीमत पर फोकस करता है, कोई क्वालिटी पर, कोई सर्विस पर, कोई खास फीचर पर। इससे पूरी इंडस्ट्री का साइज बढ़ सकता है। हाँ, इससे इंडस्ट्री की ओवरऑल पाई बड़ी हो सकती है। ये उन इंडस्ट्रीज में ज्यादा मुमकिन है जहां ग्राहकों की जरूरतें बहुत अलग-अलग हों। ठीक है, तो ये 5 ताकतें हमने समझ ली, लेकिन अक्सर लोग कंपटीशन को देखते हुए कुछ और चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जो असल में ये ताकतें नहीं हैं। ऐसी आम गलतफहमियां क्या है? हाँ, ये बहुत होता है। कुछ चीजें बहुत साफ दिखती हैं तो लगता है यही कंपटीशन है। जैसे पहली गलतफहमी है इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट। मतलब तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री हमेशा अच्छी नहीं होती? जरूरी नहीं। तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री आकर्षक लग सकती है और वो शायद राइवलरी को कुछ कम भी कर दे क्योंकि सबके लिए जगह होती है। लेकिन तेज ग्रोथ नई खिलाड़ियों को भी खींच कर ला सकती है, खासकर अगर एंट्री बैरियर कम हो। और ये सप्लायर्स को भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है। पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री का शुरुआती दौर इसका उदाहरण है। दूसरी गलतफहमी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। लोग सोचते हैं जिस इंडस्ट्री में बहुत टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, पर ऐसा नहीं है। हमेशा नहीं। टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी नहीं है। कई बार बिल्कुल बोरिंग लो टेक इंडस्ट्रीज, जहां शायद एंट्री बैरियर बहुत ऊंचे हों या ग्राहक कीमत को लेकर असंवेदनशील हों या स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा हों, वो फैंसी सॉफ्टवेयर या इंटरनेट इंडस्ट्रीज से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रही होती हैं। तीसरा क्या है, जिसे लोग अक्सर छठी ताकत समझ लेते हैं? सरकार अपने आप में छठी ताकत नहीं है, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि सरकार की कौन सी खास नीतियां इन 5 ताकों में से किस पर क्या असर डाल रही हैं। जैसे पेटेंट कानून नए एंट्रेंस का खतरा कम करते हैं, जबकि यूनियन को सपोर्ट करने वाली नीतियां सप्लायर यानी लेबर की पावर बढ़ा सकती हैं। और चौथा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी वो चीज़ें जो आपके प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल होती हैं, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या कार और पेट्रोल स्टेशन। ये डिमांड के लिए तो जरूरी है। हाँ, डिमांड के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर इनका असर भी इन्हीं 5 ताकों के जरिए ही पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्स एंट्री बैरियर्स को बढ़ा या घटा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट के खतरे को बदल सकते हैं, राइवलरी पर असर डाल सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि कॉम्प्लीमेंट का इन 5 ताकतों पर नेट असर क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे एप्पल के आईट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री की ताकतों को कैसे बदला। अच्छा, तो ये जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है, ये 5 ताकतों का संतुलन, क्या ये हमेशा एक जैसा रहता है या बदलता रहता है?
देखिए, ये काफी हद तक स्थिर रहता है, मतलब रातों रात नहीं बदलता, लेकिन इसमें लगातार छोटे-मोटे एडजस्टमेंट होते रहते हैं और कभी-कभी किसी बड़ी टेक्नोलॉजी या ग्राहकों की ज़रूरतों में बड़ा बदलाव या सरकारी नियमों की वजह से इसमें अचानक बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। तो ये 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क इन बदलावों को समझने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। आप इन 5 ताकतों के लेंस से देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या हो रहे हैं और उनका इंडस्ट्री की ओवरऑल आकर्षण यानी अट्रैक्टिवनेस पर क्या असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जैसे नए एंट्री के खतरे में बदलाव। किसी दवा का पेटेंट खत्म हो गया तो नए एंट्रेंस जेनेरिक दवा कंपनियों का खतरा बढ़ गया। या सप्लायर या बायर पावर में बदलाव, जैसे रिटेल इंडस्ट्री में बड़ी चेन्स के आने से कंसोलिडेशन, उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर उनका दबाव बढ़ गया। या इंटरनेट आने से एयरलाइंस ट्रैवल एजेंट्स को बाईपास करके सीधे ग्राहकों तक पहुंच सकी, जिससे उनकी बायर पावर एजेंट्स के खिलाफ बढ़ी। सब्स्टिट्यूट के खतरे में भी बदलाव आ सकते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी की वजह से माइक्रोवेव ओवन ने पारंपरिक ओवन के लिए सब्स्टिट्यूट का खतरा बढ़ाया या फिर राइवलरी का आधार बदल सकता है। जैसे इंटरनेट ब्रोकरेज आने से स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में प्राइस कंपटीशन बहुत बढ़ गया। इसमें एक बात कही जाती है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश एक खतरनाक स्ट्रैटेजी हो सकती है। हाँ, पोर्टर इस बारे में चेतावनी देते हैं। ये एक जोखिम भरी रणनीति है, क्योंकि अगर आप एक कॉम्पिटिटर को खत्म करते हैं तो उससे जो खाली जगह बनती है या जो मुनाफा बढ़ता दिखता है, वो अक्सर नए कॉम्पिटिटर्स को आने का न्योता दे देता है, या फिर बचे हुए ग्राहक और सप्लायर्स ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और मोल भाव करने लगते हैं। संतुलन बिगड़ सकता है। ये दिलचस्प है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बातों का स्ट्रैटेजी के लिए क्या मतलब है? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर स्ट्रैटेजी? इन 5 ताकतों को समझना स्ट्रैटेजी बनाने का शुरुआती बिंदु है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये ग्राउंड जीरो है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके इंडस्ट्री में औसतन कितना मुनाफा बनता है और क्यों बनता है या क्यों नहीं बनता है। ये 5 ताकतें ही उसका जवाब देती हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कंपटीशन के कौन से पहलू आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, आपकी कंपनी की ताकतें और कमजोरियां क्या हैं इन ताकतों के संदर्भ में, और ये फिर आपको रणनीतिक एक्शन लेने के लिए गाइड करता है। किस तरह के रणनीतिक एक्शन? मुख्य रूप से 3 तरह के रास्ते खुलते हैं। पहला है कंपनी की पोजीशनिंग। पोजीशनिंग द कंपनी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपनी कंपनी को इंडस्ट्री में ऐसी जगह पर खड़ा करें जहां वो मौजूदा प्रतिस्पर्धी ताकतों से बेहतर तरीके से निपट सके, या ऐसी जगह ढूंढे जहां ये ताकतें सबसे कमजोर हों। कोई उदाहरण? पोर्टर पैकर का उदाहरण देते हैं, जो हैवी ट्रक बनाती है। उसने बड़ी फ्लीट कंपनियों के बजाय छोटे मालिक ड्राइवर वाले सेगमेंट पर फोकस किया। इन ग्राहकों की मोलभाव करने की शक्ति कम थी, वो कीमत को लेकर कम संवेदनशील थे और उन्हें कस्टमाइज्ड ट्रक चाहिए थे। पैकर ने अपनी पूरी वैल्यू चेन इसी हिसाब से बनाई और लगातार अच्छा मुनाफा कमाया, जबकि बाकी इंडस्ट्री जूझती रही। तो ये हुई पोजीशनिंग। दूसरा रास्ता? दूसरा है इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों का फायदा उठाना, एक्सप्लॉइटिंग इंडस्ट्री चेंज। जब इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बदल रहा हो तो उसमें नई रणनीतिक स्थितियां बनती हैं, उन्हें पहचानना और उन पर कब्जा करना। जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का आना। हाँ, पुराने बड़े प्लेयर्स हिचकिचाते रहे, लेकिन एप्पल ने आईट्यून्स के साथ घुसकर उस बदलाव का फायदा उठाया और इंडस्ट्री में शक्ति का संतुलन बदल दिया। अक्सर ऐसे बदलाव छोटे प्लेयर्स या नए एंट्रेंस के लिए बड़े मौके लेकर आते हैं। और तीसरा रणनीतिक रास्ता? तीसरा और शायद सबसे महत्वाकांक्षी रास्ता है इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को ही बदलना। शेपिंग इंडस्ट्री स्ट्रक्चर मतलब कोशिश करना कि पूरी इंडस्ट्री में कंपटीशन का तरीका ही बदल जाए, ताकि वो सबके लिए या कम से कम आपकी कंपनी के लिए ज्यादा बेहतर हो जाए। ये कैसे हो सकता है? इसके 2 तरीके हैं। पहला, मुनाफे का बंटवारा बदलना, रीडिवाइडिंग प्रॉफिटेबिलिटी अपने पक्ष में। मतलब कोशिश करना कि इंडस्ट्री का जो मुनाफा है वो सप्लायर्स या ग्राहकों के पास जाने के बजाय इंडस्ट्री की कंपनियों के पास ज्यादा रहे। कैसे? जैसे सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने के लिए पार्ट्स को स्टैंडर्डाइज करना, या नए सप्लायर डेवलप करना, ग्राहकों की स्विचिंग कॉस्ट बढ़ाना, या फिर कीमत की लड़ाई को कम करके क्वालिटी, सर्विस या ब्रांड पर फोकस करना।
एंट्री बैरियर्स को और ऊंचा करना, सब्स्टिट्यूट के खतरे को कम करना। और दूसरा तरीका है मुनाफे के पूल को ही बढ़ा देना, एक्सपैंडिंग द प्रॉफिट पूल। मतलब इंडस्ट्री का जो कुल मुनाफा है उसे ही बढ़ा देना। ये कैसे होगा? जैसे मिलकर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की कुल डिमांड बढ़ाना, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को ऊपर ले जाना, सप्लाई चेन में बर्बादी कम करना। इससे इंडस्ट्री में शामिल सभी को फायदा हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स को भी, ग्राहकों को भी, सप्लायर्स को भी। ये विनाशकारी राइवलरी के खतरे को भी कम करता है। लेकिन पाई का बड़ा हिस्सा किसे मिलेगा, ये तो फिर 5 ताकतों पर ही निर्भर करेगा। हाँ बिल्कुल, पाई कैसे बंटे भी ये तो ताकतें ही तय करेंगी। इसीलिए सबसे सफल कंपनियां वो होती हैं जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट पूल इस तरह से बढ़ाती हैं कि उस बढ़े हुए पूल का एक बड़ा असमान हिस्सा उन्हें मिल सके। इसमें एक बात और जरूरी है, इंडस्ट्री को सही ढंग से परिभाषित करना, डिफाइनिंग द इंडस्ट्री करेक्टली। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपकी इंडस्ट्री की सीमाएं कहाँ तक है, असल में कंपटीशन कहाँ हो रहा है, इसे सही ढंग से समझना ही सही विश्लेषण और सही स्ट्रैटेजी की बुनियाद है। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स इंडस्ट्री को गलत तरीके से देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक रणनीतिक अवसर भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि कंपटीशन के बारे में सिर्फ अपने जाने पहचाने राइवल्स के नजरिए से नहीं सोचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन 5 ताकतों के पूरे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क से सोचना चाहिए। एकदम। आपको वो व्यापक प्रतिस्पर्धी खतरे देखने होंगे जो शायद सतह पर न दिख रहे हों। ये आपको नए अवसर भी दिखा सकता है। और आज की दुनिया में जहां बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं, खुली प्रतिस्पर्धा है, वहां ये स्ट्रक्चरल सोच पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। और ये सिर्फ मैनेजर्स के लिए नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल। ये फ्रेमवर्क बताता है कि कोई इंडस्ट्री असल में निवेश के लिए आकर्षक है या नहीं। ये निवेशकों को इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में होने वाले पॉजिटिव या नेगेटिव बदलावों का अंदाजा लगाने में मदद करता है। ये क्षणिक उतार चढ़ाव को बुनियादी संरचनात्मक बदलावों से अलग करने में मदद करता है और उन कंपनियों को पहचानने में मदद करता है जिनमें इंडस्ट्री को बदलने की क्षमता है। तो कंपटीशन के बारे में ये गहरी स्ट्रक्चरल सोच ही असल में लंबे समय की सफलता की कुंजी है। सही कहा। मैनेजर्स हो या इन्वेस्टर्स, दोनों को अंततः उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए जो लंबे समय तक चलने वाली प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव करते हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। संक्षेप में हमने देखा कि किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन का खेल इन 5 ताकतों से तय होता है: राइवलरी, नए एंट्रेंस का खतरा, सप्लायर्स की पावर, बायर्स की पावर और सब्स्टिट्यूट का खतरा। और इस स्ट्रक्चर को समझना, इसका विश्लेषण करना ही एक असरदार बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने की नींव है। ये हमें अपनी कंपनी को सही जगह पोजीशन करने, इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों का फायदा उठाने और यहाँ तक कि इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को अपने फायदे के लिए बदलने में भी मदद करता है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। इन 5 ताकतों को ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए कि AI जैसी नई टेक्नोलॉजी या बदलते जियोपॉलिटिकल हालात या सस्टेनेबिलिटी पर बढ़ता फोकस, ये सब आपकी इंडस्ट्री या जिस इंडस्ट्री पर आप नजर रखते हैं उसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर को कैसे बदल सकते हैं। कौन सी नई रणनीतिक स्थितियां या मौके खुल सकते हैं और उन मौकों का फायदा उठाने के लिए कौन सी कंपनियां सबसे अच्छी स्थिति में हैं। ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। इस पे जरूर विचार कीजिएगा। आज काम की बात में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।